रहा है कि जो राठौड़ साहब है वो आगामी चुनाव है चूरू से लड़ेंगे या कहीं और से लड़ेंगे। तो जो आपके चूरू के दौरे हो रहे हैं, आप चूरू को संभाल रहे हैं, क्या इसी परिप्रेक्ष्य में है कि जो निकट में चुनाव है तो उस तैयारियों के सिलसिले में? बिल्कुल। चूरू हमारी परंपरागत सीट रही है। मेरे पिताजी ने चूरू से 7 चुनाव लड़े हैं और आज वो क्योंकि समय नहीं दे पा रहे हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में तैयारी के नाते मैं यहाँ समय दे रहा हूँ। और जहाँ आप ये तीसरा चौथा सवाल है घुमा के मुख्यमंत्री के लिए, तो मैं बताऊं कि करीब 180 विधायक जीतेंगे भाजपा के और उनमें से कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। सब में प्रतिभा है राजस्थान को आगे ले जाने की। और जहाँ आप ये तीसरा चौथा सवाल है घुमा के मुख्यमंत्री के लिए, तो मैं बताऊं कि करीब 180 विधायक जीतेंगे भाजपा के और उनमें से कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। सब में प्रतिभा है राजस्थान को आगे ले जाने की। दर्शकों नमस्कार। इस समय हम यहाँ सैनिक बस्ती में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हैं, उनके आवास पर हैं और उनके सुपुत्र पराक्रम सिंह राठौड़ हमारे साथ हैं। चुनावी चौपाल, चुनावी चर्चा का कार्यक्रम एससीएन टुडे पर लगातार जारी है और इसी क्रम में आज जो पराक्रम सिंह जी हैं उनसे हमारी मुलाकात हो रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद, आपने मेरे को ये मौका दिया और सभी दर्शकों को भी जो ये कार्यक्रम आगे देखेंगे उन सबको भी मेरी तरफ से खमागणी राम राम नमस्कार। जी, सबसे पहला सवाल यही है कि आज किस संदर्भ में आपका चूरू आना हुआ? आज कोई अलग से चूरू आने का कोई संदर्भ नहीं है। ये निरंतर मेरा पिछला 3-4 महीने से लगातार हर 2-3 दिन में एक बार चूरू, 2-3 दिन जयपुर, 2-3 दिन चूरू, ये सिलसिला चल रहा है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन लोगों से मुलाकात, चूरू की जनता से मुलाकात, उनके साथ में उनके जो भी अच्छे बुरे एक्सपीरियंस है, उनकी कोई तकलीफ़ है उसके ऊपर चर्चा करना, चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव की रणनीति बनाना, उन सब चीज़ों के लिए आना जाना निरंतर लगा रहता है। तो जो लोगों की शंका आशंका या जो लोगों का मन में विचार है, क्या वो सच है कि आप जो राठौड़ साहब उनकी विरासत, राजनीतिक विरासत को आगे संभालने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मेरे पिताजी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विश्वास जताते हुए उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी दी है। उनको पूरे राजस्थान में घूमना है। मैं उनके प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ आता हूँ। यहाँ ना अपने आप को मैं नेता समझता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जो एक दायित्ववान कार्यकर्ता है उससे भी छोटा हूँ, क्योंकि मेरे को पार्टी का कोई दायित्व नहीं है। मैं तो सबके साथ काम करता हूँ। राजनीतिक विरासत जो आप कह रहे हो, ऐसा मेरे को अभी कोई लगता नहीं है। इशारा भी नहीं? नहीं, इशारा नहीं। इशारे से पहले मैं खुद पे इतना विश्वास तो करूं कि मैं ये राजनीति जो है ये सेवा का काम है, कि मेरे अंदर क्या इतनी क्षमता है, क्या मैं जो मेरे पिताजी ने चूरू के लिए या राजस्थान के लिए जिस तरह से त्याग किया है, मेहनत की है, मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके क्या मैं उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तो वो अभी मेरे को लगता नहीं है। पराक्रम जी, जो एक लोगों में लगातार सवाल चल रहा है कि जो राठौड़ साहब है वो आगामी चुनाव है चूरू से लड़ेंगे या कहीं और से लड़ेंगे। तो जो आपके चूरू के दौरे हो रहे हैं, आप चूरू को संभाल रहे हैं, क्या इसी परिप्रेक्ष्य में है कि जो निकट में चुनाव है तो उस तैयारियों के सिलसिले में? बिल्कुल। चूरू हमारी परंपरागत सीट रही है। मेरे पिताजी ने चूरू से 7 चुनाव लड़े हैं और आज वो क्योंकि समय नहीं दे पा रहे हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में तैयारी के नाते मैं यहाँ समय दे रहा हूँ। जी, पराक्रम जी, एक सवाल और है कि अभी जैसे जो लक्ष्मणगढ़ के विधायक और पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, सदाशर के विधायक अनिल शर्मा, कल उनका बयान है राठौड़ साहब को लेकर। नवलगढ़ के विधायक राजकुमार शर्मा ने कहा है, यहाँ तक कि जो निर्दलीय विधायक वो सभी कह रहे हैं कि हम चूरू आएंगे, हम चूरू में उनको घेरेंगे या चूरू से चुनाव लड़ेंगे। तो ये इस तरह से मतलब जो एक जाने पहचाने नाम है वो राठौड़ साहब को लेकर क्यों लगातार चर्चा बनाए हुए हैं? देखिए, ये ओछी लोकप्रियता लेने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह जी हो, चाहे वो सरदार शहर के विधायक हों या अन्य कोई लोग, जिनका हालांकि मैंने कोई बहुत ज़्यादा इस तरह के बयान सुने नहीं हैं। गोविंद सिंह जी के ज़रूर सुने हैं, बाकियों के नहीं सुने हैं,
लेकिन ये मेरे को लगता है कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है और लोगों को लगता है कि बकवास करेंगे, इर्रेलेवेंट बात करेंगे, मसालेदार बात करेंगे तो उसको ज़्यादा लोगों तक हम अपनी पॉपुलैरिटी या अपना नाम पहुंचा पाएंगे, इसलिए ओछी पॉपुलैरिटी लेने का एक तरीका है। ये जो राठौड़ साहब को जिम्मेदारी मिली है नेता प्रतिपक्ष की, और उसके बाद में जो परिवर्तन यात्रा जो एक बीजेपी का बहुत बड़ा लक्ष्य लेके चले हैं, 4 जगह यात्रा चली है, जो हमारे इलाके की यात्रा है वो राठौड़ साहब के नेतृत्व में चल रही है, तो इसको किस संदर्भ देख रहे हैं कि पार्टी आगे भी जब आपकी सरकार बनेगी तो उसमें उनको क्या मतलब मुख्यमंत्री के रूप में या क्या जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, ये आपने जो सवाल किया है मैं आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते पार्टी ने उनको जिम्मेवारी दी है, वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। और ये एक सामूहिक यात्रा है, जो परिवर्तन यात्रा है ये राजस्थान भर में चल रही है, 4 अलग अलग दिशाओं से चली और इसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व साथ है। इससे आगे हमारे को इसमें और कुछ नहीं देखना चाहिए। खुशी की बात यह है कि जहाँ जहाँ परिवर्तन यात्रा निकली है वहाँ अपार समर्थन परिवर्तन यात्रा को मिला है और जो जनता के अंदर इस कांग्रेस की भ्रष्ट नाकारा सरकार के लिए जो गुस्सा है वो भी इस परिवर्तन यात्रा में साफ दिखा है। जी, मेरा एक सवाल और था कि अगर सरकार में बहुमत अच्छा बनता है बीजेपी को, तो जो जिम्मेदारी है भावी मुख्यमंत्री लोग देख रहे हैं उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप उस चीज़ को, क्योंकि आपके पास फीलिंग्स आती रहती है, कार्यकर्ताओं से भी आप मिल रहे हैं लगातार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें बिल्कुल साफ है कि सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव में 100% भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त करेगी। उसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो फैसला करता है कि आगे की भागदौड़ किसको देनी है और वो क्षमता देखते हुए फैसला करेंगे। जो पार्टी को उचित होगा उसी निर्णय के आधार पे आगे जिम्मेदारी जो भी मिलेगी, क्योंकि अब तक उपनेता प्रतिपक्ष, फिर नेता प्रतिपक्ष और अब एक प्रदेश स्तर पर एक सामूहिक रूप से जिम्मेदारी मिली है, तो उसको कहीं ना कहीं उसी से जोड़ के देखा जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व में भी जैसे चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या जो गृह मंत्री अमित शाह है, उनसे भी राठौड़ साहब की जो नज़दीकियाँ पहले से बढ़ी है। देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो जो काम करेगा उसको पहचानता है और उसको आगे बढ़ाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे पिताजी राजेंद्र राठौड़ जी भारतीय जनता पार्टी में मेहनत कर रहे हैं या पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सब इसमें लगे हुए हैं। और जहाँ आप ये तीसरा चौथा सवाल है घुमा के मुख्यमंत्री के लिए, तो मैं बताऊं कि करीब 180 विधायक जीतेंगे भाजपा के और उनमें से कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। सब में प्रतिभा है राजस्थान को आगे ले जाने की। तो लोगों से कुछ ऐसी कोई बात निकल के सामने आ रही हो जिसमें लग रहा हो कि जो वर्तमान सरकार है उसको लेकर लोगों में क्या किस तरह का आक्रोश है, क्या किस तरह की ऐसी बातें हैं जिनको आगे आपके पिताजी को मतलब उनको काम को निपटाना पड़े, कुछ ऐसा लोगों को राहत देनी पड़े? देखिए, पिछले 5 वर्ष में किसान के साथ इस कांग्रेस सरकार ने धोखा किया। करीब 19,500 किसानों की ज़मीनें नीलाम होगी। उनको झूठा वादा किया कि हम आपका कर्ज माफ़ करेंगे। आज जो किसान संकट में है उनको रिलीफ देने का एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा, जो वित्तीय कुप्रबंधन इस कांग्रेस सरकार ने किया है, सरकार का पूरा दिवाला निकल चुका है। मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि ये नवंबर दिसंबर की तनख्वाह नहीं बांट पाएंगे। तो जब भारतीय जनता पार्टी का राज बनेगा तो उनको वो देखना है। तीसरा, जो युवाओं के साथ जिस तरह से धोखा हुआ है, जिस तरह की निराशा युवाओं के बीच में है, आज हम देख रहे हैं राजस्थान में कभी नहीं सुना था कि युवा आत्महत्या कर रहे हैं। और ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता है जिस हफ्ते में 2-3 युवाओं को हम ये सुनते हैं कि वो निराशा में इतने डूबे कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। जिसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये जो इन्होंने 18 बार पेपर लीक कराया पिछले 5 सालों में,
वादे किए थे युवाओं को नौकरी देने के, कोई भी परीक्षा ये पूरी नहीं कर पाए। जो कुछ परीक्षाएं इन्होंने पूरी की, उनके अंदर भ्रष्टाचार की जांच खुद यहाँ की एसीबी कर रही है, ईडी तक उनकी शिकायतें पहुंची हुई है। जो काबिल नहीं थे उन लोगों को आरएएस और सरकार के अलग अलग पदों पे उनकी नियुक्ति हुई है। ये जो सारी चीज़ है कि या तो परीक्षा होती नहीं है, और जो कुछ हुई वो टोटल मैनेज थी, जिनके अंदर जो काबिल लोग थे वो रह गए, और जो सेटिंगबाज बेईमान थे उनको नौकरियां मिली है। ये पेपर लीक प्रकरण कितना जो बदलाव की बयार के रूप में साबित होगा, कितना जो चैलेंजिंग के रूप में, या जो लोगों का मानस बदलने में? मैं आपको बताऊं, इस सरकार के जो 4 जो सबसे बड़े कारण हैं जिसके लिए ये कांग्रेस सरकार इतिहास की सबसे बड़ी हार इनके गले डलेगी, उसका पहला कारण तो है जो इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया। दूसरा कारण है जो नौजवानों का भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। तीसरा कारण है कि जो हमारे यहाँ की महिलाएं, जो राजस्थान की परंपरा ऐसी थी कि महिलाओं को सम्मान दिया जाता था, ये मीरा की धरती, यहाँ पे जिस तरह से रोज इस निकम्मी पुलिस की व्यवस्था की वजह से रोज इतने बलात्कार और दुराचार के जो केसेस आ रहे हैं, हर हफ्ते 17 बच्चियां, ये आंकड़े बोल रहे हैं सरकारी, 17 बच्चियों के साथ में दुष्कर्म की शिकायतें, एफआईआर दर्ज हो रही हैं। ये सब जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस सरकार की रवानगी? बिल्कुल बिल्कुल। और जो आखिरी इनका बड़ा मुद्दा है, मैंने ये 3 मुद्दे बताए, जो आखिरी बड़ा मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार। जिस तरीके से पिछले 5 साल में कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ कोई भी अधिकारी, छोटे से छोटा चपड़ासी से लेके, और आपने ये देख लिया कि सचिवालय के अंदर सोना मिल रहा है और करोड़ों रुपए कैश मिल रहा है, तो ऊपर तक आईएएस तक इसमें लिप्त है। यहाँ जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जितने भी कांग्रेस के जीते हुए और हारे हुए विधायक हैं, उन्होंने जो कमीशन खोरी की है वो इतिहास रचा है इन्होंने भ्रष्टाचार का। एक और सवाल जो हमारा इस चर्चा का अंतिम सवाल है कि जो अशोक गहलोत और जो सचिन पायलट की जो शीत युद्ध जो चल रहा है, पूरे स्टेट में सिर्फ अशोक गहलोत ही एक सभी सरकारी योजनाओं का प्रचार या फिर अपनी सरकार को रिपीट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पायलट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो दोनों का अंदर का 36 का आंकड़ा है, किस तरह से बीजेपी के लिए मददगार साबित होगा? देखिए, बीजेपी की मदद तो राजस्थान की जनता कर रही है। बीजेपी को इनके झगड़े से कोई फायदा देखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अपने सबसे बड़े हार की तरफ बढ़ रही है। हाँ, आज इनके आपस के झगड़े से ये मैदान में उतरते और भाजपा का सामना करते, उसके अंदर जरूर कमजोरी आई है, लेकिन इनके झगड़े से आज ये हार रहे हैं, जो वो जनता इनको उठा के बाहर फेंक रही है राज से। इसमें इनका झगड़े का कोई मैं बहुत बड़ा इसके पीछे नहीं मान रहा हूँ भूमिका है। ये जिस तरह से मोबाइल बांटे जा रहे हैं, ये जो बिजली में छूट है, ये सब मुद्दे क्या 4.5 साल के बाद में सरकार ने लोगों को लोक लुभावन जो चीज़ें दी है, ये कितना सरकार की मददगार होगी? देखिए, ये बिजली के बिल तो मैंने कई देखे हैं, अभी यहाँ चूरू में ही देखे हैं। आप बिजली का बिल उठा के देखेंगे तो उसमें पिछले 6 महीने का बिल आता है। 6 बिल आते हैं, 6 महीने का नहीं, हर दो मासी बिल आए, तो 1 साल में आपने क्या बिल दिया वो। तो मेरे पास में ऐसे बिल है जिसमें कभी 150, 250, 225 ऐसे उनके मासिक बिल आ रहे थे, जिनके अब एक साथ 4-4 हज़ार के बिल आए हैं। जिनके पहले 1000-1200 बिल आ रहे थे, उनके 20-20 हज़ार के बिल आए हैं। तो ये क्या माफ़ कर रहे हैं, इसका तो इन्हीं को पता। और ये जो मोबाइल बांट रहे हैं, तो ये मैं ये मान रहा हूँ कि जो विजन की कमी वो यहाँ दिखती है। आज इन्होंने, आप सबने पढ़ा होगा कि कोटा के अंदर एक रिवर फ्रंट बनाया है, जिसके अंदर
पर्यावरण के जितने सर्कुलर थे, जो नियम थे, उन सब की धज्जियां उड़ाई। कायदे से तो वो काम ही नहीं होना चाहिए था, बिना पर्यावरण की स्वीकृति के वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया था, फिर भी उन्होंने वहाँ रिवर फ्रंट बनाया। आज अपन सड़क बनाते हैं तो सड़क का एक पैमाना है कि ये सड़क बनेगी, 1 किलोमीटर की सड़क 1 करोड़ में बनेगी, 3 करोड़ में बनेगी, 5 करोड़ में बनेगी, जो भी, कि भाई ये विलेज रोड है, ये डिस्ट्रिक्ट रोड है, ये नेशनल हाईवे है, इनके पैमाने हैं। वहाँ पे उन्होंने जिस तरह का काम कराया है उसकी कोई BSR रेट नहीं है। तो वास्तविक खर्च तो है 100 रुपये, बिल उठाया 10,000 रुपये का। ऐसे हजारों करोड़ रुपए का काम हुआ है वहाँ रिवर फ्रंट में। अगर उस पैसे को ये जो ईस्टर्न कैनाल के लिए जो पूर्वी राजस्थान आंदोलन कर रहा है, अगर ये चाहते तो उस पैसे को वहाँ लगाते। ये जो मोबाइल बांटा है, जिसका अभी हमने एक वीडियो देखा कि मोबाइल फट गया, आधे मोबाइल काम नहीं कर रहे, ये सारे काम उन्होंने वो किए हैं जिसके अंदर ये कमीशन खा सकें या अपने घर भर सकें। इन्हीं हजारों करोड़ को अगर ये ऐसी किसी योजना में लगाते जिससे वास्तविक फायदा होता, तो ये सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का। भी इन्होंने, आपने देखा अन्नपूर्णा किट के बारे में, रोज आप सोशल मीडिया उठा के देख लो, आपको हजारों वीडियो मिलेंगे जिसमें इनकी जो क्वालिटी है खाद्य सामग्री की, जो बिल्कुल घटिया है। मेरे पिताजी खुद डी-मार्ट, एक बहुत बड़ा स्टोर है, चेन स्टोर है, पूरे भारत में है, डी-मार्ट गए। डी-मार्ट में जो इन्होंने जैसे 1 किलो तेल, 1 किलो चने की दाल, नमक, जो मसाले, ये सारी चीज़ें बिल से हिंदुस्तान के जो सबसे बड़ी चेन डी-मार्ट, उसमें जो सबसे बड़े ब्रांड्स हैं, टाटा हुए, फॉर्चून हुए, उनके खरीदे, MDH के मसाले खरीदे। और फिर जो बिल बना, वो बिल बना 335 रुपये का। और ये जो मसाले दे रहे हैं, ये मसाले दे रहे हैं 375 रुपये के अंदर। जो सरकार पेमेंट दे रही है इन घटिया खाद्य सामग्री की, 375 रुपये की। तो हर पैकेट के अंदर ये गैप है। वो तो जबकि एक बहुत बड़े स्टोर से हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्रांड के, सबसे महंगे ब्रांड के, बड़ा गुणवत्ता में और जिसकी सबसे महंगे, उनके ये है। ये जो कमा रहे हैं, इसमें मैं ये दावे से कह सकता हूं कि ना तो इनकी क्वांटिटी का कोई वेरिफिकेशन है, और इसकी जो क्वालिटी है उसके अंदर आपने देख ही लिया है। उसके अलावा जो ये कह रहे हैं कि इसमें 1 किलो है, उसमें कोई 800 ग्राम निकल रहा है, 900 ग्राम निकल रहा है। कितनी बार इन्होंने बांटे हुए किट वापस लिए हैं। ये भयंकर, बहुत बड़ा एक घोटाला है, और भाजपा का राज बनेगा तो इसके ऊपर FIR कराई जाएगी। ये जिन जिन कंपनियों को ऑर्डर मिला है और जिन जिन अधिकारियों ने ये ऑर्डर दिए हैं, उन सब के खिलाफ जांच बिठा के उन सब को जेल में डालेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष विधानसभा राजेंद्र सिंह राठौड़ के पुत्र पराक्रम सिंह, और इन्होंने स्थानीय मुद्दों से लेकर प्रदेश स्तर के सभी मुद्दों पर अपने विचार रखे और कहा कि जो सरकार ने भ्रष्टाचार जो किया है, उन भ्रष्टाचार की आने वाले समय में जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो जांच करवाई जाएगी और उन सभी जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई भी होगी। आज के इस खास कार्यक्रम में SN टुडे के लिए मैं कुंज बिहारी बिरमीवाला।